दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। और आज इस वीडियो की क्वालिटी कुछ बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए का कैमरा खरीदा है वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिले। 70 के दशक के डायरेक्टर अनिल शर्मा की भोजपुरी फिल्म वनवास रिलीज हुई है। अनिल शर्मा का ऐसा मानना था कि उसकी ये फिल्म 3000 स्क्रीन में रिलीज होगी, लेकिन ये फिल्म तकरीबन 350 स्क्रीन में ही रिलीज हुई है। और वो स्क्रीन कौन से हैं भाई साहब? CD ग्रेड वाले, जिनको बड़ी फिल्में चलाने को मिलती ही नहीं है। यानी कि ये थिएटर्स इतने थर्ड क्लास हैं कि इनमें सिर्फ लेबर कैटेगरी के लोग ही फिल्में देखने जाते हैं। यानी कि इन थिएटर्स में जो फिल्में लगती हैं वो C ग्रेड फिल्में होती है या भोजपुरी फिल्में होती है, और उनका फ्लॉप होना तय होता है। और एक कहावत है कि गरीबी में आटा गीला। एक तो फिल्म को थिएटर से नहीं मिले, ऊपर से पब्लिक इस फिल्म को देखने आई ही नहीं। आज सुबह के जितने भी शोज थे तकरीबन 2 बजे तक सभी कैंसिल हो गए। किसी भी शो में कोई आदमी इस फिल्म को देखने नहीं आया, क्योंकि इस फिल्म को जी ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लेक्स वालों को भी इस फिल्म को शो देने ही पड़े हैं। लेकिन एक मल्टीप्लेक्स पे 1 या 2 शो है पूरे दिन में जबकि जो A ग्रेड की फिल्म होती है उस फिल्म के एक दिन में एक मल्टीप्लेक्स पर कम से कम 15 से 20 शोज होते हैं। इस फिल्म को थिएटर्स ना मिलने की वजह है पुष्पा 2। पुष्पा 2 अभी भी जबरदस्त रॉक कर रही है, बहुत ही कमाल का बिजनेस कर रही है। और आज एक और फिल्म भी रिलीज हुई है जिसको SRK प्रमोट कर रहा है, जिसका नाम है। कहने का मतलब यह है कि अनिल शर्मा के मीठे लौंडे की यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही डिसास्टर हो गई। इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा बड़ी ही मुश्किल से 20 से 25 लाख रुपए। यानी कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस वो पैसे भी रिकवर नहीं कर पाएगा जो बिल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान खाने का आया होगा। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि यह फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर है, ब्लॉकबस्टर है। पुष्पा 2 को रिलीज होकर 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं और 2 हफ्ते में इस फिल्म ने इंडिया में बिजनेस किया है 620 CR का, सिर्फ हिंदी में। बाकी भाषाओं को छोड़ दीजिए, ओवरसीज को छोड़ दीजिए, अगर सबको मिलाया जाए तो यह फिल्म 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। कहने का मतलब यह है कि यह बॉलीवुड के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि यह फिल्म 700 से 800 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करेगी ही करेगी, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस भी कर सकती है। और अगर इस फिल्म ने 2 हफ्ते में 620 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है तो यह तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि 800 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करेगी ही करेगी। हो सकता है 1000 करोड़ पर भी पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज भी पब्लिक में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है। हर किसी को यह फिल्म देखनी ही देखनी है। बटले वरुण धवन की फिल्म बेबी धवन 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। 25 दिसंबर है वेडनेसडे, ना थर्सडे है ना फ्राइडे है, क्योंकि बटले भाई को ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और वेडनेसडे को पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाने वाली है, ऐसा वरुण धवन का मानना है। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए। आपकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है 40 kg, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। कुछ तो खौफ खाइए भाई साहब। तो कहने का मतलब यह है कि बेबी जॉन वीक के बीच में रिलीज हो रही है, जबकि कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है किसी थिएटर में लगती है तो उसका एग्रीमेंट होता है 7 दिन का। और आज की तारीख में सभी थिएटर्स में तकरीबन पुष्पा चल रही है। तो जो पुष्पा का डिस्ट्रीब्यूटर है अनिल थडानी, यानी कि रवीना टंडन का हस्बैंड, उसने एग्जीबिटर से कहा है कि भाई पुष्पा को बीच में नहीं उतारा जा सकता, पुष्पा को थर्सडे शाम तक चलाना होगा। तो इसी बात को लेकर एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में झगड़ा चल रहा था। उसकी वजह यह है कि बेबी जॉन को रिलीज कर रहा है PVR इतना बड़ा पनौती डिस्ट्रीब्यूटर है कि इसने जिस फिल्म को भी आज तक रिलीज किया है वो सुपर डुपर डिसास्टर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि बड़े मियां छोटे मियां भी PVR ने ही रिलीज की थी। फ्राइडे को इस झगड़े को बीच में ही छोड़ दिया गया है। अनिल थडानी ने एग्जीबिटर से कहा है कि आप संडे तक पुष्पा चलाओ, मंडे को डिसाइड करेंगे। अगर आपको मंडे के बाद भी पुष्पा चलानी होगी तो फिर आपको यह फिल्म थर्सडे तक चलानी होगी, और नहीं तो मंडे को आप इस फिल्म को उतार देना। तो कहने का मतलब यह है कि बेबी धवन बड़ी ही मुसीबत में फंसी हुई है। हो सकता
सकता है कि इस फिल्म को अच्छे से स्क्रीन ही ना मिले, हो सकता है कि ये फिल्म सही से रिलीज ही ना हो पाए। एक कहावत है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना। एक तो वैसे ही फिल्म इतनी वाहियात है, इसका ट्रेलर टीजर जो कुछ भी रिलीज हुआ है वो एक नंबर का घटिया है। जो गाने रिलीज हुए हैं वो भी महा घटिया है। ऊपर से ये फिल्म एक साउथ की फिल्म थेरी की कॉपी है, यानी कि रीमेक है। पब्लिक ने उस फिल्म को देखा हुआ है, यानी कि एक तरह से ये फिल्म बिल्कुल नेगेटिव है। और अगर ये फिल्म ठीक से रिलीज भी ना हो पाई, स्क्रीन्स भी ना मिले, तो फिर ये फिल्म पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। कसम रावण की मुंबई पुलिस के जवानों ने कमाल कर दिया। एक कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और भाई साहब बहुत सारे मुंबई पुलिस के ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स उसके साथ खड़े हुए और रील बनाई। अब आप मुझे बताइए कि आप इन ऑफिसर से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनको रील में आने का इतना ज्यादा शौक है। फिल्म बेबी धवन के अब तक जितने भी गाने रिलीज हुए हैं सब एक से एक वाहियात है। और अब आखिरी गाना अरिजीत का रिलीज हुआ है और अरिजीत ने अपनी जिंदगी का सबसे घटिया गाना गा दिया है। अरिजीत ने भी कहा कि वरुण भाई मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपका कैरियर तो बर्बाद मुझे भी करना है। तो अरिजीत का जो गाना रिलीज हुआ है वो भी एक नंबर का वाहियात गाना है, सुपर डुपर डिसास्टर है। कहने का मतलब यह है कि वरुण को बेचारे को कोई भी नहीं छोड़ रहा है। हर आदमी वरुण के पीछे लगा हुआ है। वरुण बटले को बर्बाद करना चाह रहा है हर आदमी। दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, ऐसा वो खुद मानता है, सोनू सूद। उसकी फिल्म फतेह रिलीज होने वाली है और सोनू सूद ने मीडिया के सामने कहा है कि इस फिल्म का जो भी बिजनेस होगा वो सारा पैसा मैं दान कर दूंगा। वो पैसा मैं देश के सभी यतीम खानों को चलाने के लिए दूंगा और जिन घरों में बेसहारा बूढ़े लोग रहते हैं उनको भी दूंगा। लेकिन कमाल यह है कि सोनू सूद का इस फिल्म के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सोनू सूद ने जो भी कहा वो बिल्कुल सरासर झूठ था, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आज तक जिस किसी फिल्म वाले ने भी ये कहा कि भाई जब मेरी फिल्म का बिजनेस होगा तो वो बिजनेस का पैसा मैं यहां दे दूंगा वहां दे दूंगा, किसी फिल्म वाले ने भी आज तक 1 रुपया कहीं नहीं दिया। अजय देवगन की एक फिल्म रिलीज हुई थी और उस वक्त अजय ने कहा था कि इस फिल्म का जो बिजनेस होगा उसका 50% मैं देश की सेना को दूंगा और 1 रुपया भी नहीं दिया था। फिल्म कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री ने भी प्रॉमिस किया था कि फिल्म का जो भी बिजनेस होगा उसका 25% कश्मीर के पंडितों को दिया जाएगा। 1 रुपया भी भाई साहब ने नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि जो फिल्म वाले हैं महामक्कार है, महा झूठे हैं। जो कहते हैं उस पर कभी भी यकीन मत करना। और सोनू सूद ने तो सफेद झूठ बोला है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का निर्माता सोनू सूद है ही नहीं। इस फिल्म का निर्माता है जी एक कॉर्पोरेट हाउस है। जी एक ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस पब्लिक के पैसे को कोई भी दान नहीं कर सकता। और सोनू सूद का तो जी से कोई लेना देना है ही नहीं। सोनू सूद इस फिल्म में डायरेक्टर है, एक्टर है, राइटर है और सोनू सूद ने यह सब करने के लिए जी से पैसा लिया है। इस फिल्म में पैसे लगाए हैं जी ने। जी का इस फिल्म पर लगा हुआ है तकरीबन 40 CR। 10 CR आएगा, 30 CR का नुकसान होगा। पहले तो जी वाले बेचारे इसी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि उनको अच्छी तरह पता है कि इस फिल्म में उनका कम से कम 30 करोड़ रुपया जाने वाला है। और ऊपर से सोनू भाई ये कह रहा है कि जो इस फिल्म का बिजनेस होगा वो मैं दान कर दूंगा। अरे भाई साहब, आपका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या मतलब है उस बिजनेस से? उस फिल्म को बनाने के लिए जी ने पैसा लगाया, जो पैसा आएगा वो जी के अकाउंट में जाएगा, तो आप दान कैसे कर दोगे? चलो मैंने मान लिया कि विवेक ने झूठ बोला है, अजय ने झूठ बोला है, लेकिन आपको तो एक अच्छा आदमी माना जाता है। तो अगर आप भी इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो बहुत ही गलत बात है मेरे ख्याल में। बेबी धवन बॉलीवुड के इतिहास की वो पहली फिल्म है जिसके मेकर्स ने 5 दिन पहले ही एक पोस्टर रिलीज कर दिया है कि बेबी धवन फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आप लोग खुद ही सोचिए और मुझे बताइए कि भाई जब एक फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, किसी को यही नहीं पता कि फिल्म का कितना बिजनेस हुआ है,
तो 5 दिन पहले ही ये इस फिल्म के बनाने वालों को कैसे पता चल गया कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है? इसका मतलब ये है कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो सारे फेक कलेक्शंस देने वाले हैं। अगर ये फिल्म पहले दिन 4-5 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी तो भाई साहब इस फिल्म के बनाने वाले कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए डिक्लेयर करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे, यानी कि इस फिल्म में पैसे लगाए हैं जियो ने। और ज्योति देशपांडे ये साबित कर चुकी है स्त्री 2 के कलेक्शंस के साथ कि वो कुछ भी कलेक्शंस दे सकती है। उसके आगे ये लिमिट नहीं है कि भाई 1 करोड़ के 5 देने हैं या 10 देने हैं। स्त्री 2 ने मैक्सिमम 350 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ज्योति देशपांडे ने उस फिल्म का बिजनेस डिक्लेयर किया है 650 करोड़ रुपए, यानी सीधा डबल। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बेबी धवन के साथ भी ज्योति देशपांडे यही करने वाली है। एक बहुत ही जाने माने एक्टर है अमोल पालेकर जी। अमोल पालेकर जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब वो कभी जूरी मेंबर था तो उस वक्त आमिर खान ने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था उसकी एक फिल्म को ऑस्कर में भेजने के लिए। इससे बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टिंगू भाई आमिर खान अपनी फुल पावर यूज करता है अपनी फिल्म को ऑस्कर में भेजने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि आज तक पूरे बॉलीवुड ने इतनी फिल्में ऑस्कर के लिए नहीं भेजी जितनी फिल्में आमिर खान ने अकेले ने ऑस्कर में भेजी हैं। जो फिल्में टिंगू भाई ने ऑस्कर के लिए भेजी हैं उनके नाम है लगान, पीपली लाइव, पीके, लापता लेडीज, तारे जमीन पर और किरण राव की डायरेक्ट की हुई फिल्म धोबी घाट। टिंगू भाई हर दूसरे साल अपनी एक वाहियात फिल्म को ऑस्कर के लिए भेज देता है और वहां जाता भी है। तकरीबन 1 महीना पैसे खर्च करता है, कैंपेनिंग करता है और 1 महीने के बाद ऑस्कर वाले इसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, लात घूंसों से इसका जबरदस्त स्वागत करते हैं और इसको कहते हैं कि आज के बाद ऑस्कर में अपनी वाहियात फिल्म को लेकर मत आना। लेकिन भाई साहब इसने बेइज्जती कराने की कसम खाई हुई है। इस टिंगू भाई ने माना हुआ है कि भाई जीने में कोई मजा ही नहीं है जिसमें बेइज्जती ना हो। यही वजह है कि हर दूसरे साल ये अपनी एक फिल्म को ऑस्कर में लेकर जाता ही जाता है। और ये इस बात का भी सबूत है कि टिंगू भाई को ऐसा लगता है कि उसकी जितनी भी फिल्में हैं वो सब मास्टरपीस है। वो ऐसी फिल्में हैं जिनको कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। टिंगू भाई का ऐसा मानना है कि टिंगू भाई की हर फिल्म को ऑस्कर मिलना ही मिलना चाहिए। अरे भाई साहब, अरे टिंगू भाई कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों एकता कपूर ने एक प्रोग्राम रखा था और उसमें एकता कपूर चलकर आई थी। जरा आप भी ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखा आपने? ऊपर वाले ने इस औरत की हालत कैसे कर दी है। सही से चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, शादी हुई नहीं और देख लो ऊपर वाले ने इसके ऊपर अजाब डाल दिया है। यानी कि ऊपर वाले ने इसको इसी दुनिया में सजा दे दी है। इस औरत ने जिंदगी भर लोगों को सताया है। इस औरत ने जिंदगी भर नंगी फिल्में बनाकर पैसे कमाए हैं, अपना घर चलाया है। और बस मेरा ऐसा मानना है कि यही वजह है कि ऊपर वाले ने इसको इसी दुनिया में सजा दे दी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात करती ही रहती है, न्यूज में बनी ही रहती है। हिंदुस्तान की वो अकेली औरत कंगना दीदी ही है जिसको ये लगता है कि हिंदुस्तान को आजादी मिली थी 2014 में। आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा दिमाग है इस लड़की में। अब कंगना दीदी ने कहा है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी हीरो नहीं है जो आज की तारीख में एक मजदूर का रोल प्ले करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इनको हॉट हॉट बेब्स चाहिए फिल्मों में। इनको एकदम हैंडसम दिखना है, एकदम चिकना दिखना है। इन लोगों को यह भी मंजूर नहीं कि इनकी शर्ट पर एक दाग लग जाए। आज बॉलीवुड में कौन सा हीरो मजदूर का रोल निभाएगा? कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। इन सबको 6 पैक, एक हॉट बेब, बीच। और कंगना दीदी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आज बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स नहीं हैं जो अमिताभ बच्चन साहब की तरह रोल अदा कर सके, दिलीप कुमार साहब की तरह रोल अदा कर सके। किसान का रोल भी किया, मजदूर का रोल भी किया और फिर भी एक से बड़ी एक हिट फिल्म बनाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंगना दीदी ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि कंगना दीदी वो है जिसको हर फिल्म में एकदम चकाचक दिखना है, जिसको हर फिल्म में एकदम वॉरियर बनना है कि वो 100 लोगों को मार सकती है। कंगना दीदी वो है जो हर फिल्म में ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहनती है कि एकदम हॉट दिखे, बेब दिखे।
43 साल की एज में। तो मेरा कंगना दीदी से सिर्फ इतना कहना है कि मैडम आप भी किसी से कम नहीं हो। जो बॉलीवुड के हीरो हैं आप उनसे एक कदम आगे हो, तो आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप उनको क्रिटिसाइज कर सको। और आप सभी जानते हैं कि इस साल भी टिंकू भाई अपनी फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए लेकर गया था। वहां तकरीबन 1 महीना रहा, कैंपेनिंग किया, करोड़ों रुपए खर्च किए और उसके बाद जलील होकर वहां से वापसी आ गया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब ये ऐसी गलती नहीं करेगा तो भाई साहब आप 100% गलत हो। एक फिल्म बना रहा है ये सितारे जमीन पर, और देख लेना अगले साल उस फिल्म को लेकर जाएगा ऑस्कर में, क्योंकि टिंकू भाई को ऐसा लगता है कि वो कमाल का फिल्म मेकर है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, उसकी फिल्म को ऑस्कर मिलना ही मिलना चाहिए। बताओ, अरे भाई साहब, आमिर साहब, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो सुधर जाओ यार। कितने सालों तक कंटिन्यू बेइज्जती कराओगे? और ये सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती नहीं है बल्कि बॉलीवुड की भी बेइज्जती है, बात को समझिए आप। मुझे बहुत सारे लोग इनबॉक्स मैसेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इन झूठे मक्कार बाबाओं पर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं धर्म के मामले में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक वकील साहब हैं, हिंदू ही हैं, वो जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं बाबाओं के बारे में। ये जितने भी बाबा हैं, फिर मैं वही बात कहूंगा, अंधविश्वास की जड़ वहां तक है कि ये औरतें अपने आप को बाबा के ऊपर समर्पित कर देती हैं। बाबा ये कि कपड़े उतार तो औरतें कपड़े उतार देती हैं। बाबा ये कि अपनी लड़कियों को हमें दे जा तो बाबा को लड़कियां सौंप देते हैं। बाबा ये कहे कि हमें इतनी प्रॉपर्टी दे तो प्रॉपर्टी दे देते हैं। मतलब दिमाग पर इस तरह से वास कर देता है ये बाबा। ये जितने भी बाबा बैठे हुए हैं, ये जितने भी, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। ये देश को डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर साहब हीरो भी हैं। उनकी एक फिल्म आ रही है 120 बहादुर। इस फिल्म की कहानी इंडिया चाइना वार पर आधारित है और इस फिल्म का डायरेक्टर है रजनीश रेजी घई। ये वही डायरेक्टर है जिसने कंगना दीदी की महा फ्लॉप फिल्म बनाई थी, जिसमें कंगना दीदी जबरदस्त एक्शन करती है। वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। उस फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस किया था 2 करोड़ रुपए का। फरहान अख्तर की ये फिल्म अगले साल 21 नवंबर को रिलीज होगी और मैं 1 साल पहले ही आज लिख करके दे रहा हूं दुनिया को कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को फ्लॉप होने से फरहान अख्तर तब भी नहीं बचा सकते अगर वो 100 करोड़ रुपए और खर्च करें। आप सभी जानते हैं कि मुकेश गन्ना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करता रहता है, न्यूज में बना रहता है। अब मुकेश गन्ना ने रणबीर कपूर की मां बहन की है। मुकेश गन्ना ने कहा है कि रणबीर कपूर को राम का रोल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही घटिया हरकत है। रणबीर कपूर एक छिछोरा है, उस छिछोरे को राम का रोल कैसे दिया जा सकता है? रणबीर कपूर वो है जो बीफ मटन चिकन के बिना रह ही नहीं सकता। रणबीर कपूर वो है जिसको डेली पीनी है। रणबीर कपूर वो है जिसको माल लेना ही लेना है, बिना माल के वो जी नहीं सकता। तो ऐसे आदमी को राम का रोल कैसे दिया जा सकता है? ये मुकेश गन्ना ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बॉलीवुड में एक जमाने में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी मल्लिका शेरावत। आज तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी, फ्लॉप हो चुकी, और यही वजह है कि आज की तारीख में मल्लिका शेरावत को फिल्में नहीं मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है मल्लिका अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करेगी। एक बैटिंग ऐप है जिसको कुछ पाकिस्तानी लोग सिंगापुर से चलाया करते हैं और उसी बैटिंग ऐप से मल्लिका शेरावत का नाम जुड़ गया है। ईडी इस केस की जांच कर रही है और मल्लिका शेरावत से पूछताछ की गई है। आप सभी जानते हैं महाफ्लॉप एक्टर गोविंदा को, जो खुद ही फ्लॉप हुआ है क्योंकि वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि उन हरकतों को देखकर निर्माता निर्देशक डर गए हैं, वो उसको काम ही नहीं देते। लेकिन बहुत सालों से गोविंदा कोशिश कर रहा है कि कोई उसके बेटे को लॉन्च कर दे। बॉलीवुड में कोई ऐसा निर्माता नहीं है जो उसको लॉन्च कर सके। तो अब गोविंदा ने किसी एक गरीब से प्रोड्यूसर को खड़ा किया है एक फिल्म बनाने के लिए, और कोई बेचारा नया डायरेक्टर है। उस फिल्म के लिए गोविंदा के बेटे को साइन किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि गोविंदा का बेटा लड़का तो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल लड़की दिखता है, यानी कि एकदम परफेक्ट मीठा है। तो जाहिर सी बात है ये हीरो तो बन नहीं सकता, लेकिन गोविंदा बेचारा कोशिश कर रहा है। खैर, कोशिश करना जरूरी है क्योंकि बाप है। बॉलीवुड में एक पोतड़ों की बिगड़ी हुई मिठाई बांटने वाली लड़कियों की सरदार एक्ट्रेस है जिसका नाम है शहनाज गिल। भाई साहब, ये दोनों हाथों में मिठाई लेकर घूमती है दिन भर और पूछती रहती है कि कोई खाएगा क्या, कोई खाएगा क्या, कोई खाएगा क्या। अगर शाम तक कोई नहीं मिलता तो फिर ये पागल हो जाती है, फिर सबको कहती है कि यार आज मुझे कोई मिठाई खाने वाला नहीं मिला, मुझे ये मिठाई देनी ही देनी है, प्लीज कोई तो आ जाओ। जब फिल्में बना करती है तो फिल्म में क्राउड की जरूरत होती है।
और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये क्राउड सप्लाई करते हैं। तो पंजाबी फिल्मों में क्राउड सप्लाई करने वाला एक ऐसा ही बंदा है। उसको कहीं ये मिठाई बांटने वाली लड़कियों की सरदार शहनाज गिल मिल गई और उसने कहा कि मैं तेरे लिए फिल्म बनाऊंगा। जाहिर सी बात है, फिल्म क्यों बनाएगा, वो तो आपको पता ही है, गरीब आदमी है, उसके पास कुछ ही पैसे होंगे, वो भी बर्बाद करने पर आमादा हो गया, तो कोई वजह तो होगी। तो उसने अब शहनाज के साथ एक फिल्म बनाई है और उस बेचारे को ऐसा लगता है कि उसकी ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बताओ यार, शहनाज गिल भी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। शहनाज गिल का भी ऐसा मानना है कि शहनाज गिल को देखने हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आएगा। जिस दिन उसकी ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन पब्लिक अपना घर बार मकान दुकान बेच देगी, ऑफिस बंद कर देगी, दुकानें बंद कर देगी और उसकी इस फिल्म को देखने जाएगी। अरे भाई साहब, मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग क्या क्या सोचते हैं। अरे भाई, शहनाज गिल का जो फादर है वो भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाएगा, शहनाज गिल की जो माँ है वो भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाएगी। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए यार। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।